Story 1 Tower of Babylon. स्वागत है। आज हम एक जानी पहचानी कहानी को, बेबीलोन की मीनार की कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही अनोखा नजरिया। हमारे पास एक स्रोत है जो एलाम के खानिक हिलालुम के अनुभव के बारे में बताता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक मीनार इतनी बड़ी कि उसे पार करने में ही कई दिन लगे और ऊपर मतलब शिखर तक पहुंचने में शायद 1.5 महीना, कमाल है। और मिशन स्वर्ग की जो छत मानी जाती थी उस तक पहुंचना और उसमें खुदाई करना। हाँ, तो चलिए इस अजीब मीनार और हिलालुम के सफर को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई आम जिगुरेट जैसी नहीं थी। नहीं, स्रोत यही बताते हैं कि ये जो मेसोपोटामिया की सीढ़ीदार कच्ची ईंटों वाली मीनारें होती थी वैसी नहीं थी। ये पूरी तरह पक्की ईंटों से बनी थी। पक्की ईंटें तो मतलब बहुत मजबूत रही होगी। अविश्वसनीय रूप से मजबूत। और इस पर चढ़ने के लिए बहुत चौड़े लैंप थे, इतने चौड़े कि आप सोचिए माल ढोने वाली गाड़ियां आराम से ऊपर नीचे आ जा सके। और इन्हीं गाड़ियों के साथ हिलालुम और उसके साथी पहुंचे थे। उन्हें अलाम से खास बुलाया गया था। हाँ, स्वर्ग की तिजोरी में खुदाई करने के लिए। जब वो बेबीलोन पहुंचे तो सुनाए शहर में बड़ा जश्न का माहौल था। बिल्कुल, निर्माण चल रहा था जोरों पर। लेकिन वहां का जो नजरिया था ना, वो थोड़ा कह सकते हैं अजीब था। अजीब किस तरह से? एक किस्सा है कि अगर मान लीजिए कोई मजदूर काम करते हुए गिर जाए, हाँ, तो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर उसका औजार मतलब करनी या ट्रॉवल गिर जाए तो वो एक बड़ी चिंता की बात मानी जाती थी। क्या औजार गिरने पर ज्यादा चिंता, मजदूर से ज्यादा? हाँ, क्योंकि नया औजार नीचे से ऊपर लाने में महीनों लग जाते थे। हे भगवान, ये उस पूरी परियोजना की अमानवीयता दिखाता है। बिल्कुल, जीवन का मूल्य जैसे सामान से कम हो गया था। पूरा ध्यान सिर्फ निर्माण पर था, इंसानी जिंदगी पर नहीं। एक महत्वाकांक्षा जो शायद गलत दिशा में जा रही थी। ये तो सचमुच चौंकाने वाला है। हाँ। और मीनार पर जिंदगी कैसी थी? आपने कहा गाड़ियां चलती थी, मतलब लोग रहते भी थे वहां। हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में एक दुनिया थी। जैसे जैसे हिलालुम ऊपर चढ़ता गया, उसने पहली बार पृथ्वी की छाया को रात बनाते देखा। पृथ्वी की छाया? हाँ, वो नजारा जो जमीन से नहीं दिखता। और मीनार पर बनी बालकनियों में बाकायदा लोग रहते थे, अपने घर थे उनके, सब्जियां उगाते थे, परिवार बसाए हुए थे। सब्जियां उगाते थे मीनार पर? हाँ, और कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं थी। वो मीनार पर ही पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, एक पूरी सभ्यता हवा में बसी हुई। खैर, तो महीनों चढ़ने के बाद वो आखिरकार पहुंचे होंगे उस अंतिम बाधा तक, स्वर्ग की तिजोरी। हाँ, आखिरकार स्रोत बताते हैं कि वो एक चिकने सफेद ग्रेनाइट पत्थर की बनी एक विशाल सपाट छत जैसी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरे आसमान पर फैली हो। ग्रेनाइट की? हाँ। उसे तोड़ना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसीलिए तो मिस्र से खास कारीगर बुलवाए गए थे। वो एक खास तकनीक जानते थे। मिस्र से? अच्छा, कौन सी तकनीक? उसे फायर सेटिंग कहते हैं। पत्थर के नीचे कई दिनों तक लगातार बहुत तेज आग जलाई जाती थी। आग पत्थर के नीचे? हाँ, और जब वो पत्थर एकदम तप जाता था तो उस पे अचानक से पानी डाला जाता था। ओह, तो वो चटक जाता होगा थर्मल शॉक से। बिल्कुल। इसी तरह वो धीरे धीरे उसमें एक सुरंग खोदने लगे, क्षैतिज सुरंग। लेकिन यहीं कहानी में एक बड़ा अप्रत्याशित मोड़ आता है। क्या हुआ? क्या उन्हें स्वर्ग मिला सुरंग की दूसरी तरफ? देवता मिले? नहीं, जैसे ही उन्होंने उस ग्रेनाइट की छत को पूरी तरह से भेदा, पानी का एक भयानक जबरदस्त सैलाब फूट पड़ा। पानी? आसमान से? ये कोई दैवीय सजा थी? नहीं, यही तो बात है। स्रोत के हिसाब से ये कोई दैवीय सजा नहीं थी। वो बस एक प्राकृतिक जलाशय था। पानी का बहुत बड़ा भंडार जो उस पत्थर की छत के ठीक ऊपर मौजूद था, वो टूट गया। भौतिकी एक तरह से इंजीनियरिंग फेलियर। फिर हिलालुम का क्या हुआ? वो तो बह गया होगा। हाँ, वो और उसके साथी सब उस बाढ़ में बह गए। सुरंग का मुंह भी एक बड़े पत्थर से बंद हो गया। हिलालुम पानी के तेज बहाव में फंस गया। उसे लगा बसबंद आ गया। ओह। लेकिन पानी उसे किसी अनजान दरार से खींचकर कहीं और ले गया। कहीं और? वो बच गया? हाँ, अविश्वसनीय रूप से वो बच गया। जब उसे होश आया तो वो एक गीली चट्टान पर पड़ा था। और कहाँ था वो? जब वो रेंग कर बाहर निकला तो उसने खुद को बेबीलोन से मीलों दूर एक रेगिस्तान में पाया।
एक गुफा के मुहाने पर। रेगिस्तान में, बेबीलोन से मीलों दूर, पानी उसे वहां तक कैसे ले गया? यही रहस्य है। और तभी उसे वो एहसास हुआ, वो जो स्वर्ग की तिजोरी थी जिसे वो आसमान में समझ रहे थे, हाँ। वो असल में आसमान में नहीं थी, वो पृथ्वी के नीचे थी। क्या? पृथ्वी के नीचे? मतलब पूरी मीनार ही गलत दिशा में थी। ऊपर जाने के बजाय वो नीचे जा रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, हिलालुम को ये समझ आया कि दुनिया शायद चपटी नहीं, बल्कि एक जैसे कोई बेलनाकार मोहर होती है ना, सील सिलेंडर, हाँ, जिस पर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के नक्शे खुदे हैं और वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। उसे लगा कि ईश्वर ने उन्हें सजा नहीं दी, इंसान की समझ ही सीमित थी। तो मीनार बनाना कोई गुनाह नहीं था? शायद नहीं, शायद ईश्वर की योजना में दखल देना नहीं था, बल्कि अनजाने में उन्होंने दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने का एक रास्ता खोज लिया था। मीनार स्वर्ग का नहीं, बल्कि पृथ्वी के ही एक अनदेखे हिस्से का दरवाजा बन गई। वाह! तो ये कहानी बेबीलोन की मीनार को मानवीय अहंकार का प्रतीक होने के बजाय एक आकस्मिक खोज का जरिया बताती है। एक ऐसी खोज जिसने दुनिया की संरचना के बारे में एक बिल्कुल नई समझ दी। बिल्कुल, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हमारी महत्वाकांक्षाएं, खासकर जब वो अधूरी समझ पर आधारित हों, तो हमें क्या ले जा सकती हैं? सही बात है। क्या हमारी सबसे बड़ी खोजें हमेशा वही होती हैं जिनकी हम योजना बनाते हैं, या अक्सर वो तब हो जाती हैं जब हम असल में कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। शायद इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। Story 2. Understand. नमस्कार। आज हम एक कहानी के एक हिस्से की काफी गहराई में जा रहे हैं। हाँ, ये कहानी है लियोन ग्रेको के बारे में। एक प्रायोगिक दवा हार्मोन के लेने के बाद उसकी दिमागी क्षमता, मतलब सोचने समझने की शक्ति, अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है। हमारे पास इस कहानी के एक अध्याय के कुछ हिस्से हैं और हम देखेंगे कि ये दवा लियोन को कहाँ ले जाती है, उसकी क्षमताओं का असर क्या होता है और इस सफर का अंत कैसे होता है। बिल्कुल, और इसमें एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा मोड़ भी आता है आखिर में। तो कहानी की शुरुआत में लियोन एक बुरे सपने से परेशान है। ये उसे एक दुर्घटना के पास से आ रहा है। हाँ, और इसी दुर्घटना के बाद उसे बचाने के लिए हार्मोन के दिया गया था। सपने में उसे लगता है जैसे वो बर्फ में फंसा हुआ है, हिल नहीं पा रहा। वो डॉक्टर हुपर के पास जाता है और डॉक्टर समझाते हैं कि देखो, ये दवा तुम्हारे दिमाग के जो क्षतिग्रस्त न्यूरॉन्स हैं, मतलब तंत्रिका कोशिकाएं, उन्हें ठीक कर रही है। तो ये बुरे सपने दिमाग के इस बदलाव के साथ एडजस्ट करने का नतीजा है। और यहीं पर हमें उसकी बढ़ी हुई याददाश्त का पहला संकेत मिलता है ना? सही कहा। वो अचानक से बरसों पुरानी एक परीक्षा का, वो भी एक बहुत लंबा सा नंबर याद कर लेता है, जिसे उसने कभी याद रखने की कोशिश भी नहीं की थी। कमाल है। और फिर उसका इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर आता है 99वां परसेंटाइल, मतलब टॉप 1% लोगों में। हाँ, जबकि पहले वो 70वें परसेंटाइल के आसपास था। ये एक बहुत बड़ा जंप था। और ये तो बस शुरुआत थी। जैसा आपने कहा, लियोन महसूस करता है कि वो बहुत तेजी से पढ़ सकता है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, चीजों को कहीं ज्यादा गहराई से समझ भी सकता है। वो किताबें जो उसे पहले मुश्किल लगती थीं, अब एकदम साफ समझ आने लगती हैं। इतना ही नहीं, वो एक साथ 2 अलग-अलग चीजों पर पूरा ध्यान दे सकता है। जैसे मान लीजिए फोन पर किसी से बात करते हुए कोई बहुत मुश्किल काम करना। ये तो कमाल की बात है। और उसे हर चीज में पैटर्न दिखने लगते हैं, संगीत में, लोगों की बातों में, उनके व्यवहार में, हर जगह। तो क्या ये बढ़ी हुई क्षमता उसे दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखा रही थी? लगता तो यही है। और इसी बढ़ी हुई समझ के साथ वो हार्मोन की के बारे में और जानना चाहता है। जो जानकारी उसे अस्पताल से मिली वो उसे काफी नहीं लगती। तो वो क्या करता है? तो वो अपनी नई दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करता है और FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डेटाबेस को हैक कर लेता है। अरे वाह, हैकिंग! यहाँ कहानी थोड़ा गंभीर मोड़ लेती है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिस्टम तोड़ने में करना, उसे वहाँ क्या मिलता है? उसे पता चलता है कि हार्मोन के सिर्फ क्षतिग्रस्त न्यूरॉन्स पर असर करता है, स्वस्थ कोशिकाओं पर नहीं। और बुद्धि में जो बढ़ोतरी होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि दिमाग को शुरुआत में कितना नुकसान पहुंचा था। अच्छा। हाँ, इसे क्रिटिकल मास थ्योरी कहा गया। मतलब जिन मरीजों का कोमा जितना गहरा था, उनमें सुधार उतना ही ज्यादा देखा गया। बाप रे, यानी ज्यादा चोट, ज्यादा दिमागी क्षमता पाने का पोटेंशियल। ये तो सोचने वाली बात है। पर क्या ऐसी अनोखी क्षमता पर किसी की नजर नहीं पड़ती, सरकार या किसी एजेंसी की?
बिल्कुल पड़ती है। क्लॉजन नाम का एक सरकारी मनोवैज्ञानिक आता है, शक है कि वो CIA से जुड़ा है। वो लियोन का मूल्यांकन करता है। और लियोन को शक होने लगता है। हाँ, उसे लगता है कि सरकार उसे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, शायद एक हथियार की तरह। और जब वो स्टडी से बाहर निकलना चाहता है तो उसका अपना डॉक्टर शिया उसे रोकने की कोशिश करता है। हाँ, वो झूठ बोलता है, कहता है कि दवा के साइड इफेक्ट हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है। लेकिन लियोन समझ जाता है कि ये सिर्फ उसे रोकने की चाल है। बिल्कुल, वो भागने का फैसला करता है। पुलिस उसे ट्रैक न कर सके इसके लिए DMV के कंप्यूटर सिस्टम में वायरस डाल देता है, अपने बैंक खाते खाली करता है। और दवा की एक और खुराक पाने के लिए पिट्सबर्ग निकल जाता है। वाओ, एक मरीज से भगोड़ा बन गया। हाँ, और अब वो सिस्टम के खिलाफ था। तो एक और खुराक लेने के बाद उसकी क्षमताएं तो जरूर और भी बढ़ गई होंगी। हाँ, बहुत ज्यादा। उसका अपने शरीर पर जबरदस्त नियंत्रण आ जाता है, मतलब बायोफीडबैक। वो अपनी धड़कन, अपना बॉडी टेम्परेचर, ये सब सोच से कंट्रोल कर सकता है। अविश्वास ले। उसकी इंद्रियां, मतलब सेंस ऑर्गन्स, बहुत तेज हो जाते हैं। वो लोगों के फेरोमोन तक सूंघ सकता है, वो रसायन जिनसे अनजाने में भावनाएं या व्यवहार प्रभावित होते हैं। पैटर्न पहचानने की क्षमता और भी विकसित हो गई होगी। हाँ, और वो एक नई भाषा बनाने की कोशिश भी करता है, एक ऐसी भाषा जो विचारों को शब्दों से ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा सटीकता से व्यक्त कर सके। उसे लगता है कि हमारी जो भाषाएं हैं वो सोचने की क्षमता को सीमित करती हैं। बिल्कुल। इसी बीच शेयर बाजार के पैटर्न में कुछ अजीब सी हरकत देखकर उसे शक होता है। क्या शक? उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जिसने हार्मोन के लिया है, और वो भी उसी की तरह सुपर इंटेलिजेंट है। वो उस व्यक्ति को ट्रैक करना शुरू करता है। और उसे वो मिल जाता है, रेनल्ड्स नाम का व्यक्ति। हाँ, रेनॉल्ड्स। और फिर आखिरकार दो सुपर इंटेलिजेंस आमने सामने आते हैं। रेनल्ड्स को ढूंढने के बाद क्या होता है? क्या उनके लक्ष्य एक जैसे होते हैं या अलग? यहीं पर टकराव होता है। उनकी सोच बिल्कुल अलग है। रेनॉल्ड्स अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मानवता को बचाने के लिए करना चाहता है, भले ही उसके तरीके थोड़े, कह सकते हैं, अजीब हो। उसके लिए बुद्धि एक साधन है, एक टूल है। और लियोन के लिए? लियोन के लिए ज्ञान और बुद्धि हासिल करना ही अपने आप में अंतिम लक्ष्य है। उसे मानवता बचाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। अच्छा, तो सोच का ये फर्क उन्हें टकराव की ओर ले जाता है। ये लड़ाई कैसे होती है, शारीरिक या दिमागी? ये पूरी तरह से दिमागी लड़ाई होती है, एक बहुत ही जटिल मानसिक द्वंद्व। लियोन अपने बायोफीडबैक का इस्तेमाल करके रेनॉल्ड्स पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड्स भी तैयार था। वो लियोन को रोक देता है और फिर रेनॉल्ड्स अपना आखिरी दांव चलता है। वो क्या था, कोई दिमागी चाल? हाँ, एक तरह से। रेनॉल्ड्स ने उनकी मुलाकात से पहले ही किसी तरह लियोन की यादों में एक किस्म का सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड डाल दिया था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड? यादों में? ये कैसे मुमकिन है? कहानी के अनुसार शायद सब्लिमिनल मैसेज के जरिए, मतलब ऐसी जानकारी जो चेतन मन को पता चले बिना सीधे अवचेतन मन में पहुंच जाए। ये कुछ ऐसे शब्द या ट्रिगर थे जो लियोन के दिमाग के नए बने हुए हिस्सों को बंद कर सकते थे। और रेनॉल्ड्स ने ये जाल पहले ही बिछा दिया था? लगता तो यही है। जब रेनॉल्ड्स उस कमांड को एक्टिवेट करता है, लियोन को खतरे का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है। लेकिन तब तक? हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी बढ़ी हुई दिमागी क्षमताएं, उसकी संरचनाएं ढहने लगती हैं, वो खत्म हो जाता है। ओह, यानी जिस दवा ने उसे असाधारण बनाया, उसी असाधारण दिमाग की एक अनदेखी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक मेडिकल उपचार लियोन को साधारण से असाधारण बनाता है, उसे जबरदस्त क्षमताएं देता है, लेकिन साथ ही उसे खतरनाक रास्तों पर भी ले जाता है। और अंत में उसी की जैसे एक और उन्नत दिमाग से उसका विनाशकारी टकराव होता है। सही। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। बुद्धि की सीमाएं क्या हैं? क्या ज्ञान की अधिकता, या कहें सुपर इंटेलिजेंस, हमेशा फायदेमंद होती है? और जब दो सुपर इंटेलिजेंस टकराते हैं जिनके लक्ष्य अलग हों, तो क्या नतीजा सिर्फ विनाशी होता है? यकीनन ये सवाल सोचने लायक है। Story 3 Division by Zero. नमस्कार। आज हमारे पास कुछ ऐसे पन्ने हैं जो थोड़ा दिमाग घुमाते हैं। मतलब ये गणित के एक बहुत अजीब से सवाल, शून्य से भाग, कोई गहरी, काफी उलझी हुई इंसानी कहानी से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो हिस्से हैं शून्य से विभाजन अध्याय के, इनमें गणित के आइडियाज और एक निजी कहानी का
मतलब एक बहुत ही दिलचस्प मेल दिखता है। और हम यही देखेंगे कि कैसे शून्य से भाग करने जैसी चीज जो गणित में तो क्या कहते हैं अपरिभाषित है, अनडिफाइंड, वो कैसे एक बड़े दिमागी और जज्बाती संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। सही बात है। और हमारा मकसद भी यही है कि इन पन्नों में जो गणित की पक्की दुनिया की खोज है और दूसरी तरफ इंसानी सोच की जो सीमाएं हैं, उनके बीच का जो खिंचाव है उसे थोड़ा समझें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, तो शुरू में ही ये शून्य से भाग वाली बात समझाई गई है। हाँ, कि ये गुणा करने का बस उल्टा है, और क्योंकि किसी भी नंबर को शून्य से गुणा करो तो जवाब तो शून्य आता है। बिल्कुल। तो आप भाग करके वापस वो पहले वाली नॉन जीरो संख्या पा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। इसीलिए शून्य से भाग करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड। ऐसा नहीं कि जवाब अनंत है, इन्फिनिटी है, नहीं। हाँ, वो एक आम गलत फहमी है और इसमें वो मजेदार प्रूफ भी बताया गया है जो इसी गलती का फायदा उठाकर 1 बराबर 2 साबित करने की कोशिश करता है। हाँ, वो क्लासिक है, कहीं बीच में चुपके से शून्य से भाग कर देते हैं। बिल्कुल। पर देखिए, मजे की बात ये है कि ये सिर्फ गणित के सूखे कायदे नहीं है, ये सब रेनी नाम के एक गणितज्ञ की निजी जिंदगी की उथल-पुथल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, रेनी? हाँ, रेनी, जो जाहिर तौर पर बहुत तेज दिमाग की लगती है। मतलब बचपन में वो फर्श की टाइल्स में परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढती थी, फिर डॉक्टरेट भी किया, पर अब वो अपने काम में किसी गहरे अंदरूनी टकराव से जूझ रही है। हाँ, और इसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ा, जैसा लिखा है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, और ऐसा लगता है कि शायद खुदकुशी की कोशिश के बाद। उसका पति काल साथ तो है, पर वो खुद भी थका हुआ सा लगता है, भावनात्मक रूप से थोड़ा कटा हुआ सा। हाँ, महसूस होता है। उनके बीच की बातचीत में भी वो टेंशन साफ है, खासकर जब वो गणित पर बात करते हैं। जैसे रेनी का वो 1 बराबर 2 वाला तर्क, जिसे वो एक ऐसे सिस्टम की तरह पेश करती है जो जैसे किसी भी 2 नंबरों का बराबर साबित कर दे। ये काल को परेशान करता है। और करना भी चाहिए। पर रेनी की ये जो उलझन है, ये गणित की बुनियाद से जुड़े बड़े सवालों की तरफ भी इशारा करती है। जैसे रसेल और व्हाइटहेड की वो भारी भरकम किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका का जिक्र है, जो गणित को एकदम ठोस तर्क पर खड़ा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। हाँ, सुना है उसके बारे में। और फिर आते हैं कर्ट गोडेल, उनके मशहूर अपूर्णता प्रमेय, मतलब इनकम्प्लीटनेस थ्योरम्स। गोडेल, हाँ, ये तो बहुत बड़ा नाम है गणित और लॉजिक में। बिल्कुल। और अगर बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो गोडेल ने दिखाया कि गणित जैसी बड़ी औपचारिक सिस्टम्स में भी कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें आप उसी सिस्टम के नियमों से साबित नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर रहकर ही सब कुछ साबित नहीं हो सकता। हाँ, और सिस्टम खुद अपनी पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकता कि उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो ऐसा लगता है कि रेनी की अपनी जो खोज है वो उसे गणित की ऐसी ही किसी हद पर ले आई है जहां उसे लग रहा है कि जो स्थापित नियम कायदे हैं वो काफी नहीं है, शायद। और इसी से वो गहरे निजी और दिमागी संकट में फंसी हुई लगती है। पर क्या ये वाकई गोडेल जैसा कोई गणितीय संकट है, या ये भी लगता है कि इसमें इसकी मानसिक स्थिति का भी बड़ा हाथ है? क्योंकि उसका डर सिर्फ गणित को लेकर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीजें बुरी तरह गुंथी हुई हैं। जैसे रेनी और उसके एक साथी फैब्रिसी, उनकी बातचीत का भी जिक्र है। हाँ, वो फैब्रिसी से अपना काम देखने को कहती है। हाँ, और मानती है कि उसके जो नतीजे निकले हैं वो बेतुके लग रहे हैं। वो कहती है कि उसका बनाया हुआ जो नियमों का ढांचा है, जो फॉर्मलिज्म है, वो अब जैसे खुद ही अपने खिलाफ जा रहा है। मतलब जो रास्ता उसने बनाया वही उसे ऐसी जगह ले जा रहा है जो तर्क के हिसाब से मुमकिन नहीं लगता। एग्जैक्टली। और उसे डर है कि उसका दिमाग साथ छोड़ रहा है, कि वो कुछ जरूरी चीज भूल रही है या देख नहीं पा रही। और यहीं पे वो कंट्रास्ट साफ दिखता है ना, एक तरफ गणित की वो सटीक लॉजिकल दुनिया, बिल्कुल, और दूसरी तरफ इंसानी जज्बात, डर, रिश्ते, ये सब कितना उलझा हुआ बेतरतीब सा है। काल की अपनी भावनाएं हैं, वो दूरी और जिम्मेदारी का बोझ, रेनी की निराशा है, अपने काम को लेकर एक तरह का जुनून भी। और उनकी बहसें कि गणित असल में है क्या वो बाहर की दुनिया की सच्चाई बताता है जैसा रेनी पहले सोचती थी, या ये बस इंसानों का बनाया एक सिस्टम है जिसका सच्चाई से रिश्ता बस एक सोच है, एक व्याख्या, जैसा उसे डर लगने लगा है। हाँ, तो अगर हम इन हिस्सों का सार निकालें तो क्या दिखता है? एक बेहद काबिल दिमाग है जो गणितीय सच्चाई की सीमाओं से टकरा रहा है, और शायद गणित की अपनी अंदरूनी मुश्किलों से भी। बिल्कुल। और ये कोई किताबी बहस नहीं है,
इसका उसकी निजी दुनिया पर, उसकी मानसिक हालत पर, उसके रिश्तों पर बहुत भयानक असर पड़ रहा है। जैसे शून्य से भाग करने पर नियम टूटते से लगते हैं, वैसे ही रेनी को लग रहा है कि उसका अपना तर्क उसे ऐसी जगह ले आया है जहां सब बिखर रहा है। सही कहा। ये गणित के स्वभाव पर और असलियत से उसके रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसा कि आखिर में आइंस्टाइन का वो कोट है ना, हाँ, जहां तक गणित के नियम असलियत के बारे में है, वे पक्के नहीं हैं। और जहां तक वे पक्के हैं वो असलियत के बारे में नहीं है। बहुत गहरी बात है। तो सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, कि जैसा रेनी सोच रही थी, क्या गणित वाकई यूनिवर्स में छिपे किसी गहरे मतलब को खोलता है, या फिर यह मुख्य रूप से इंसानों का बनाया एक औपचारिक सिस्टम है जिसकी ताकत उसके अपने अंदरूनी तालमेल में है, लेकिन असलियत से उसका रिश्ता वो बस एक नजरिया है, एक व्याख्या जिस पे हमेशा सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल, इस पर आगे सोचा जा सकता है। Now, Story 4 Story of Your Life. आज हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ योर लाइफ की। ये एक कमाल की कहानी है जो एलियंस, भाषा और समय की पहेलियों को एक साथ लाती है। हाँ, कहानी का फोकस है डॉक्टर लुइस बैंक्स पर, जो एक भाषाविद हैं, और उनकी कोशिश है एलियन से बात करने की। हेप्टोपोड कहते हैं उन्हें। लेकिन ये सिर्फ एलियन से मिलने की कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असली मजा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि कैसे उन एलियंस की भाषा हेप्टोपोड बी सीखने से लुइस का जो समय को लेकर नजरिया है वो पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो कहानी शुरू होती है जब दुनिया भर में अचानक एलियन स्पेसशिप्स आ जाते हैं। हाँ, वो लुकिंग ग्लासेस कहते हैं उन्हें। और फिर सेना डॉक्टर लुइस बैंक्स और एक फिजिसिस्ट डॉक्टर गैरी डॉनेली को बुलाती है। उनको काम दिया जाता है हेप्टापॉड से बात करने का, पर शुरुआत में दिक्कत आती है, खासकर उनकी बोली जाने वाली भाषा से। हेप्टापॉड ए। हाँ, वो लुइस उसे डिस्क्राइब करती है जैसे कोई गीला कुत्ता पानी झाड़ रहा हो। मतलब हमारे बोलने के तरीके से बिल्कुल अलग। उसे समझना लगभग नामुमकिन था सिर्फ सुनकर। तो फिर सीधा संपर्क जरूरी हो गया। हाँ, और खास तौर पर उनकी लिखी हुई भाषा पर ध्यान देना पड़ा। हेप्टापॉड बी। यहीं से चीजें एकदम पलट जाती हैं। ये कैसे अलग है हमारी भाषाओं से? ये सेमासियोग्राफिक है। मतलब ये आवाजों को नहीं लिखती, ये सीधे आइडियाज मतलब विचारों को एक ही निशान में दिखाती है। अच्छा, जैसे हमारी भाषा फोनेटिक है। हाँ। मतलब हम आवाज के हिसाब से अक्षर जोड़ के शब्द बनाते हैं। उनकी भाषा मतलब पर आधारित है। तो जैसे अगर उन्हें लिखना हो कुत्ता चल रहा है तो वो क उ त आ ऐसे नहीं लिखेंगे। नहीं, वो शायद कुत्ते का, चलने का और जो भी टेंस है उन सब का सार एक ही कॉम्प्लेक्स गोल से सिंबल में बना देंगे। लुइस इन्हें सेमाग्राम कहती है। वाह, मतलब कोई लाइन में लिखने वाला सिस्टम नहीं जैसे हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। बिल्कुल नहीं, वो पूरा वाक्य एक साथ एक ही डिजाइन या मंडल जैसा बनाते हैं। उसमें शब्दों का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और उसमें बदलाव कैसे करते हैं, मतलब ग्रामर वगैरह? उसी सिंबल में हल्का सा बदलाव करके, जैसे उसे थोड़ा घुमा दिया या कोई छोटी लाइन जोड़ दी तो उसका मतलब या व्याकरण बदल जाता है। पूरा वाक्य एक ही बार में एक स्ट्रोक में बन सकता है। ये तो सोचने का ही एकदम अलग तरीका हो गया। हाँ, पूरी तरह से। और यहीं पर वो फिजिक्स वाला एंगल भी आता है, फॉर्मेट का प्रिंसिपल। वो कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, ये कनेक्शन जबरदस्त है। फॉर्मेट का प्रिंसिपल कहता है कि लाइट हमेशा वो रास्ता चुनती है जिसमें सबसे कम टाइम लगे। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को जैसे पहले से पता होता है कि उसे पहुंचना कहाँ है, ताकि वो सबसे छोटा रास्ता ले सके। अच्छा, हेप्टापॉड्स की फिजिक्स भी कुछ ऐसी ही लगती है। वो कारण और प्रभाव की सीधी रेखा में नहीं सोचते, वो चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं जैसे वेरिएशनल प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स में, जैसे उन्हें भी शुरुआत और अंत दोनों एक साथ पता हो। तो उनकी भाषा और उनकी फिजिक्स दोनों में ये बात है कि वो समय को एक लाइन में नहीं देखते, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल, उनकी भाषा में भी कोई शुरुआत या अंत नहीं है, पूरा मतलब एक साथ है। और उनकी दुनिया की समझ भी वैसी है। और जब लुइस ये भाषा सीखती है हेप्टापॉड बी, उस पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा होता है। जैसे जैसे वो हेप्टापॉड बी में सोचने लगती है, उसकी चेतना बदलने लगती है। वो भविष्य को यादों की तरह महसूस करने लगती है। भविष्य को यादों की तरह? हाँ, खासकर अपनी बेटी के जीवन की झलकियां, उसके पैदा होने से लेकर उसकी जवानी और उसकी मौत तक, वो सब उसे यादों की तरह आता है जैसे वो हो चुका हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब उसे अपनी बेटी का पूरा भविष्य पता चल जाता है, सुख भी और दुख भी। हाँ, ये हमारी समय के समझ से एकदम अलग है।
हम भूत, वर्तमान, भविष्य को एक लाइन में देखते हैं। वो इसे एक साथ अनुभव करते हैं, साइमल्टेनियस मोड ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर सब पता है तो फिर फ्री विल का क्या? मतलब अपनी मर्जी से जीने का? क्या भविष्य बदला नहीं जा सकता? हेप्टापॉड के नजरिए से शायद नहीं। उनके लिए जानना और उसे जीना ये अलग नहीं है। भाषा उनके लिए सिर्फ बताना नहीं है, करना है, परफॉर्मेटिव है। परफॉर्मेटिव मतलब? जैसे शादी में मैं कबूल करता हूं कहना। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है, पर फिर भी आप उसे कहते हैं और कहने से वो सच हो जाता है। लुइस भी अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सब जानती है, उसके दुख भी, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते को जीने का चुनाव करती है। ये काफी गहरा है। तो फिर सवाल उठता है कि हेप्टापॉड्स आए ही क्यों थे, अगर उन्हें सब पता था? हाँ, ये सवाल लुइस भी सोचती है। उसका अंदाजा है कि ये कोई लेन देन या सौदा नहीं था। ये शायद एक तरह का गिफ्ट एक्सचेंज था, उपहार का आदान प्रदान। उपहार? क्या उपहार? शायद उनकी भाषा, उनका दुनिया को देखने का नजरिया, यही उनका तोहफा था। वो शायद ये हमें देना चाहते थे। कुछ और जानकारी जैसे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वगैरह साझा करने के बाद वो चले जाते हैं। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि भाषा सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, ये हमारी सोच को, हमारी रियलिटी को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। और समय को एक साथ अनुभव करने का विचार, ये अपने आप में कितना अलग और प्रोफाउंड है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। हाँ, कि अगर किसी को अपना पूरा भविष्य पता हो, अच्छा और बुरा सब कुछ, तो क्या वो फिर भी उसे जिएगा? क्या अंत जानने से सफर का मतलब बदल जाता है या वही रहता है? सोचने वाली बात है। Now, Story 5, 72 Letters. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी 72 अक्षर के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। ये स्रोत हमें रॉबर्ट स्ट्रैटन के एक अनोखे सफर पर ले जाते हैं। मतलब बचपन में वो मिट्टी की गुड़ियों को नाम देकर चलाने का खेल खेलते थे और वहां से नामकरण के गहरे विज्ञान को समझने और फिर ऑटोमेटा यानी स्वचालित मशीनें बनाने तक पहुंच गए हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि नामों में आखिर कितनी ताकत हो सकती है, कुछ बनाने के पीछे की नैतिकता क्या है और कैसे ये सफर ऑटोमेशन से जीवन के बुनियादी सवालों तक जाता है। तो शुरू करें इस वैचारिक यात्रा को। हाँ बिल्कुल। और यहाँ देखिए, सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कैसे एक बच्चे की साधारण सी जिज्ञासा वो धीरे धीरे गंभीर वैज्ञानिक और यहाँ तक कि दार्शनिक सवालों में बदल जाती है। स्रोत यही बताते हैं कि नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते हैं, उनमें वाकई चीजों को बदलने की, शायद जीवन देने तक की शक्ति हो सकती है। हाँ, कहानी शुरू होती है स्ट्रैटन के बचपन से ही। वो देखता है कि मिट्टी की गुड़ियों पर अलग अलग नाम लिखने से उनके चलने पर असर पड़ता है। अजीब बात है ना? फिर स्कूल में उसे पता चलता है नामों के सिद्धांत के बारे में, कि हर चीज का एक सच्चा नाम, एक यूओनिम होता है। हाँ, यूओनिम, जो उसके असल सार को दिखाता है और उसे शक्ति दे सकता है। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब है कि क्या सिर्फ नाम जान लेने से किसी चीज पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी या किताबी बात नहीं रहती उसके लिए। स्ट्रैटन कैम्ब्रिज जाता है, वहाँ कबालिस्टिक ग्रंथों का अध्ययन करता है। ये प्राचीन यहूदी रहस्यवादी तरीके हैं, आपको पता होगा, जो अक्षरों और नामों की छिपी हुई शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। वो सीखता है कि सिर्फ सच्चा नाम ही काफी नहीं, बल्कि एपिथेट मतलब गुणों को बताने वाले नाम, जैसे निपुणता, ताकत, इनको सही ढंग से जोड़कर और भी शक्तिशाली नाम बनाए जा सकते हैं। अच्छा। और यहीं से उसके ऑटोमेटा बनाने का विचार और पुख्ता होता है। हाँ, उसका लक्ष्य होता है ऐसे ऑटोमेटा बनाना जिनके हाथ इंसानों की तरह काम कर सकें। मतलब बिल्कुल बारीक काम जैसे लिखना या कुछ और। वो सोचता है कि ये सस्ते ऑटोमेटा परिवारों की मदद करेंगे, उन्हें फैक्ट्रियों की जो मुश्किल जिंदगी है उससे निकालेंगे। एक तरह से नेक इरादा लगता है ना? हाँ, नेक इरादा तो है, लेकिन यहीं पर टकराव शुरू होता है। जो कारीगर हैं जैसे मास्टर विलोबी, वो इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि ये मशीनें उनकी कला, उनका रोजगार छीन लेंगी। वो कहते हैं मशीनें नकल कर सकती हैं पर असली हुनर नहीं दिखा सकती। ये वही तकनीक और समाज का क्लासिक तनाव है। क्या तरक्की हमेशा सबके लिए अच्छी होती है? ये सवाल उठता है। कहानी में एक और परत तब जुड़ती है जब स्ट्रिटन की मुलाकात लॉर्ड फील्डहर्स्ट और डॉक्टर एशबर्न से होती है। ये लोग गुप्त रूप से मेगाफीटस पर काम कर रहे हैं। मेगाफीटस मतलब शुक्राणुओं को तेजी से विकसित करके विशाल भ्रूण बना रहे हैं। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल।
उनका मकसद था प्रजाति की स्थिरता को परखना, और उन्हें पता ये चलता है कि इंसानी पीढ़ियां सिर्फ 5 बार ही आगे बढ़ सकती हैं। उसके बाद संतान पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये विज्ञान के एक पुराने विचार प्री फॉर्मेशन सिद्धांत से जुड़ता है कि जीवों का जीवन काल जैसे पहले से तय होता है। ये खोज उनके लिए काफी चिंता का विषय बन जाती है। और फिर आता है कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़। डॉक्टर एशबॉर्न बताते हैं कि उन्होंने बिना निषेचन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, सिर्फ एक नाम को अंडे में डालकर उसे विकसित करने का तरीका खोज लिया है। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस सही। मेंढकों पर उनके प्रयोग सफल भी रहे, हालांकि नर मेंढक बांझ पैदा हुए। जी, और ये विचार कि जीवन को बिना किसी जैविक पिता के सिर्फ एक नाम या कोड के जरिए शुरू किया जा सकता है, ये कहानी में रचना और नियंत्रण के विचार को एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं खतरनाक स्तर पर ले जाता है। वो इसे इंसानों पर आजमाने का प्रस्ताव रखते हैं। माँ के अंडे में नाम डालकर उसे वापस गर्भ में रखना। यहाँ नैतिकता के बहुत गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी बीच बेंजामिन रॉथ नाम का एक कब्बालिस्ट स्ट्रैटन से मिलता है। उसे स्ट्रैटन के बनाए डेक्सटेरिटी एपिथेट यानी निपुणता वाले नामों में दिलचस्पी है। हाँ, क्योंकि वो ऐसे गोलेम बनाना चाहता है, मिट्टी के स्वचालित पुतले जो लिख सकें। अच्छा। रॉथ के लिए ये एक आध्यात्मिक खोज है, ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका। ये सिर्फ व्यावसायिक उपयोग की चीज नहीं है उसके लिए। रॉथ का फील्डहर्स्ट और स्ट्रैटन के समूह से मतभेद शुरू होता है। फील्डहर्स्ट इन नामों का इस्तेमाल व्यावसायिक फायदे और सामाजिक नियंत्रण के लिए करना चाहता है। जैसे उनका एक विचार गरीबों की आबादी कम करने का भी है। रॉथ इसे पवित्र ज्ञान मानता है जिसका ऐसा गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और फिर दुर्भाग्य से रॉथ की हत्या हो जाती है और स्ट्रैटन पर भी हमला होता है। भागते हुए वो अपने नामकरण के ज्ञान का इस्तेमाल करता है। एक पर्ची पर 72 अक्षर लिखकर एक पोर्टर ऑटोमेटन को चला देता है और किसी तरह बच निकलता है। हाँ, और बाद में उसे रॉथ के कागजों से पता चलता है कि रॉथ का असली मकसद सिर्फ लिखने वाले गोलम बनाना नहीं था। वो असल में एक स्व प्रतिकृति नाम खोज रहा था। स्व प्रतिकृति नाम मतलब एक ऐसा नाम जो किसी जीव को अपनी पहचान और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की क्षमता खुद ही दे दे, बिना किसी बाहरी मदद या बार बार नाम देने की जरूरत के। अंत में स्ट्रैटन इसी विचार को डॉक्टर एशबोर्न की तकनीक से जोड़ने की सोचता है, एक मानव यूनिम बनाने की। एक मानव योनिम मतलब एक ऐसा बुनियादी नाम जो इंसानों को, स्त्री और पुरुष दोनों को गर्भ में ही दिया जाए, जिससे वो अपनी पहचान और प्रजनन क्षमता खुद धारण करें। बिल्कुल। स्ट्रैंड सोचता है कि इससे मानवता फील्डहाउस जैसे लोगों के नियंत्रण से आजाद हो सकती है और शायद अपनी किस्मत अपने कर्मों के आधार पर खुद तय कर सकती है। तो हमने देखा कैसे एक साधारण सी लगने वाली नाम की शक्ति की खोज मिट्टी के खिलौनों से शुरू हुई और ऑटोमेटा बनाने, जीवन की सीमाओं को समझने और आखिर में उसे फिर से परिभाषित करने की कोशिश तक पहुंच गई। स्ट्रैटन का ये सफर विज्ञान, महत्वाकांक्षा और नैतिकता के धागों को बड़ी बारीकी से बुनता है। हाँ, और ये हमें गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब नाम देने की शक्ति जीवन बनाने और उसे दिशा देने की शक्ति बन जाए, तो रचनाकार और रचना के बीच का रिश्ता आखिर क्या होना चाहिए? क्या नियंत्रण हमेशा जरूरी है या असली विकास अपनी राह खुद चुनने में है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है। No. Story 6. The Evolution of Human Science. नमस्कार। आज का हमारा विषय है मानव विज्ञान का बदलता हुआ चेहरा, खास तौर पर पिछले 25 सालों में मेटा मानवों के आने के बाद। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे ये वैज्ञानिक खोज का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। बिल्कुल, पूरी तरह से। और इस बदलाव के केंद्र में है मेटा मानव। उनका एक तरह से दबदबा सा हो गया है। हाँ, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है डिजिटल न्यूरल ट्रांसफर, मतलब डीएनटी तकनीक। डीएनटी। तो सवाल यही उठता है कि इस नई दुनिया में हम इंसानी शोधकर्ताओं की भूमिका क्या रह गई है? ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, डीएनटी की वजह से होता क्या है कि मेटा मानव अपने शोध के जो भी नतीजे हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो सीधे सीधे एक दूसरे के दिमाग में भेज सकते हैं। सीधे दिमाग में, बिना किसी पेपर या पब्लिकेशन के? हाँ, बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जो हम इंसानी शोध करता है, हमें अक्सर या तो अनुवादित जानकारी मिलती है। अच्छा, ट्रांसलेटेड। हाँ, या फिर सेकंड हैंड, मतलब
किसी और के जरिए मिली हुई जानकारी। ऐसे में उनके लिए वो जो मौलिक शोध होता है ना, बिल्कुल नया कुछ खोजना, वो लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो मतलब इंसानी वैज्ञानिक अब सीधे खोज करने के बजाय एक तरह से अनुवादक या कहें इंटरप्रेटर बन गए हैं। हाँ, कुछ हद तक। यहीं पर शायद वो हर्मेन्यूटिक्स यानी व्याख्या या अर्थ निकालने का विज्ञान वो काम आता है ना? सही पकड़ा आपने। यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ। अब सारा जोर व्याख्या पर है, और ये भी आप कह सकते हैं 2 तरह की है। 2 तरह की? कैसे? देखिए, पहली है टेक्सचुअल हर्मेन्यूटिक्स। इसमें क्या होता है कि मेटा मानवों के वो जो खरबों बाइट्स के विशाल और सच कहूं तो अक्सर बहुत साफ ना लिखे गए प्रकाशन होते हैं। डेटा डंप्स जैसे। हाँ, बिल्कुल। उनको समझने की कोशिश होती है, मतलब उनका अर्थ क्या है। ओके। और दूसरी? और दूसरी है आर्टिफैक्ट हर्मेन्यूटिक्स। ये शायद और भी ज्यादा पेचीदा है। आर्टिफैक्ट मतलब जो चीजें वो बनाते हैं। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें मेटा मानवों की बनाई तकनीक, जैसे उनके नैनोवेयर उपकरण। नैनोवेयर, वो बेहद छोटी मशीनें। हाँ, वही। उनका क्रिस्टलोग्राफिक विश्लेषण किया जाता है। क्रिस्टलोग्राफिक विश्लेषण यानी एटम लेवल पर? बिल्कुल। उनके परमाणुओं की बनावट को समझकर ये जानने की कोशिश की जाती है कि उनके काम करने के पीछे के सिद्धांत क्या हैं। अच्छा। लेकिन ध्यान रहे, मकसद मुकाबला करना नहीं है, बल्कि सिर्फ समझना है। समझना। जैसे वो गोबी रेगिस्तान के नीचे बना वो विवादास्पद विशालकाय एक्स कोलाइडर न्यूट्रिनो डिटेक्टर है ना, जिसका जिक्र मिलता है। हाँ, सुना है। वो मेटा मानव शोध का एक उदाहरण है, पर वो असल में काम कैसे करता है, ये अब भी पूरी तरह पहेली है। इंसान बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्रोतों में एक और बहुत बहुत अहम और शायद थोड़ी चिंताजनक बात भी सामने आती है, ये सुगीमोतो जीन थेरेपी। हाँ, सुगीमोटो थेरेपी। बताया गया है कि ये थेरेपी भ्रूण में, मतलब गर्भ में ही, मस्तिष्क के विकास से भी पहले जरूरी है, ताकि वो दिमाग बाद में डीएनटी तकनीक के साथ जुड़ सके, कंपैटिबल हो सके। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये इंसानी माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर देता है। दुविधा? कैसी दुविधा? देखिए, उनके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने बच्चे को ये थेरेपी देकर डीएनटी नेटवर्क से जुड़ने दे, जिससे शायद वो बच्चा बड़ा होकर उनकी समझ से बिल्कुल परे हो जाए। एक अलग ही लेवल पे सोचने लगे हैं। मतलब अपने ही बच्चे को ना समझ पाना। हाँ, या फिर वो ये थेरेपी ना दें। पर तब क्या होगा? तब वो बच्चा मेटा मानवों के इस पूरे दुनिया से, उनके ज्ञान के नेटवर्क से पूरी तरह कट जाएगा। बिल्कुल अलग। हाँ, शायद कुछ वैसा ही अकेलापन महसूस करे जैसा आपको याद है वो कॉस्पर हॉसर नाम का लड़का था, जिसे सालों तक समाज से अलग रखा गया था, कुछ वैसा ही। ओ, ये तो बहुत मुश्किल चुनाव है। बहुत ज्यादा। और नतीजा ये है कि आजकल लगभग 0% इंसानी माँ बाप अपने बच्चों के लिए थेरेपी चुन रहे हैं। लगभग 0? मतलब लगभग कोई नहीं चुन रहा? कोई नहीं। तो फिर वही बड़ा सवाल वापस आता है, क्या इंसानी सोच और शोध का अब कोई भविष्य है? क्या इसका कोई मूल्य बचा भी है? स्रोत इस बात का जोर देते हैं कि हाँ, बिल्कुल है। कैसे? देखिए, हो सकता है कि हम इंसानी शोधकर्ता उन चीजों के इस्तेमाल खोज लें, उन एप्लीकेशंस को समझ लें जिन्हें शायद मेटा मानवों ने नजरअंदाज कर दिया हो। वो शायद बड़ी चीजों पर फोकस कर रहे हों। अच्छा, मतलब साइड एप्लीकेशन। हाँ, या बिल्कुल नहीं उपयोग। एक संभावित इंटेलिजेंस एनहांसिंग थेरेपी का भी जिक्र है स्रोतों में। इंटेलिजेंस एनहांसिंग थेरेपी? हाँ, जो शायद इंसानों और मेटा मानवों की दिमागी क्षमताओं के बीच के इस बड़े फर्क को शायद कुछ कम कर सके। ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो पाए। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिन तकनीकों पर मेटा मानव आज इतना निर्भर हैं, डीएसएनटी हो या नैनोवेयर, वो मूल रूप से तो इंसानों ने ही इजाद की थी। हाँ, ये बात तो है। नींव तो हमने ही रखी थी। तो इंसानी संस्कृति, इंसानी सोच, वो शायद बची रहेगी। और ये जो व्याख्या करने का काम है, हर्मेन्यूटिक्स, ये भी अपने आप में एक अहम वैज्ञानिक काम है, एक वैध वैज्ञानिक परंपरा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम सब कुछ समेटे, कुल मिलाकर वैज्ञानिक दुनिया तो बदल चुकी है, जाहिर है। हाँ, बदल चुकी है। मेटा मानव आगे है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसानी विज्ञान, खास तौर पे इस व्याख्या के नए रास्ते पर चलकर, वो अब भी अपनी जगह बनाए हुए है। बिल्कुल। और शायद यहीं से कोई अनदेखी, कोई अनसोची खोज निकल आए, कौन जाने। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या? भले ही हम इंसान अब सीधे तौर पर उतनी नई खोजें ना कर पा रहे हो, मौलिक शोध जिसे कहते हैं,
लेकिन ये जो जानकारी को समझने और उसकी व्याख्या करने का हमारा तरीका है, क्या इसमें कोई ऐसी अनोखी ताकत छिपी हो सकती है? कोई यूनिक पर्सपेक्टिव जो मीटा मानवों के पास भी ना हो? अच्छा, मतलब क्योंकि वो अलग तरह से सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका सोचने का तरीका शायद हमसे बहुत अलग है। तो हमारे व्याख्या करने के तरीके में ही शायद कोई अनदेखी क्षमता हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ज्ञान सिर्फ बनाना नहीं, उसे समझना और समझाना भी है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। Now, Story 7 Hell is the Absence of God. नमस्ते। आज हम टेड चांग की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हेल इज द एब्सेंस ऑफ गॉड इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, और ये कहानी नील फिस्क नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी पत्नी सारा की मौत हो जाती है। हाँ, और वो मौत भी एक देवदूत के आने के दौरान हुए हादसे में होती है। ये अपने आप में अजीब बात है। बिल्कुल, और कहानी सिर्फ नील की नहीं है। इसमें जेनिस रेली और ईथन मीड जैसे दूसरे किरदार भी हैं जिनकी जिंदगियां भी इन देवदूतों के आने से गहराई से प्रभावित होती हैं। तो आज हम इन किरदारों के अनुभवों को समझेंगे और देखेंगे कि कहानी विश्वास, नुकसान और ईश्वर के साथ कह सकते हैं उलझे हुए रिश्ते के बारे में क्या कहती है। चलिए नील फिस्क से ही शुरू करते हैं। सारा की मौत ने उसे कैसे बदला? देखिए, सारा की मौत नील के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। देवदूत नथानियल के आने से कुछ चमत्कार तो हुए, पर उसी घटना में सारा की जान चली गई। तो एक तरफ चमत्कार, दूसरी तरफ त्रासदी। हाँ, और ये घटना नील को ईश्वर के साथ अपने रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है, या शायद ये कि उसका कोई रिश्ता था ही नहीं पहले। और ये भी है कि नील पहले से ही एक शारीरिक चुनौती के साथ जी रहा था, वो प्रॉक्सिमल फीमोरल फोकस डेफिशिएंसी, जन्म से ही। जी। तो सारा के जाने के बाद वो उन सहायता समूहों में शामिल होता है जो ऐसे लोगों के लिए बने थे जिन्होंने देवदूतों को आते देखा हो। अच्छा। और वहां उसे ईश्वर के प्रति लोगों के बहुत अलग अलग रवैये देखने को मिलते हैं। कोई अटूट श्रद्धा रखता है तो कोई बहुत गुस्से में है। इसी दौरान उसे नर्क का वो अनुभव भी होता है ना, जब जमीन पारदर्शी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और वो नीचे नर्क की आत्माओं को देखता है। ये अनुभव उसे एक अजीब सा मकसद देता है। क्या मकसद? उसे लगता है कि अगर वो ईश्वर से प्रेम करना सीख ले तो शायद वो स्वर्ग जा सकेगा और सारा से दोबारा मिल पाएगा। ओ, तो ये एक तरह का शर्ती प्रेम हुआ स्वर्ग जाने के लिए। हाँ, शुरुआत में का ऐसा ही लगता है। और इसी उम्मीद में वो हेवंस लाइट यानी स्वर्ग के प्रकाश का पीछा करने का वो खतरनाक रास्ता चुनता है, जिसे लाइट सीकिंग कहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक बताया गया कहानी में। जी हाँ, अक्सर जानलेवा। और दुख की बात है कि देवदूत बराकील के आने के दौरान इसी लाइट का पीछा करते हुए उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और फिर मरने से ठीक पहले उसे एक एहसास होता है, बहुत गहरा एहसास, कि ईश्वर से प्रेम बिना शर्त होना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो, स्वर्ग मिले या ना मिले। ओह, ये तो एक बड़ा बदलाव है सोच में। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि इस एहसास के बावजूद उसे नरक भेज दिया जाता है। क्या मतलब, बिना शर्त प्रेम के एहसास के बाद भी नरक? जी हाँ, और नरक में उसे समझ आता है कि नरक कोई आग या तकलीफ की जगह नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुपस्थिति है, ईश्वर का ना होना। अच्छा। और इसी अनुपस्थिति का जो बोध है वही असली पीड़ा है। और विडंबना यह है कि वहां नरक में भी वो ईश्वर और सारा से प्रेम करता रहता है। ये तो वाकई बहुत बहुत जटिल चित्रण है। अब जरा जेनिस रेली की बात करें। उसकी कहानी भी काफी अलग है। हाँ, जेनिस की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। गर्भावस्था में एक दुर्घटना के बाद उसे पता चलता है कि उसके अजन्मे बच्चे के पैर नहीं होंगे। लेकिन वो इसे एक नकारात्मक चीज की तरह नहीं देखती। वो इसे ईश्वर का दिया एक विशेष कार्य मानती है और विकलांगता को ताकत के रूप में पेश करने वाली एक प्रेरणादायक वक्ता बन जाती है। वो अपनी स्थिति को अपनी पहचान बना लेती है एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। देवदूत राशियल के आने पर एक चमत्कार होता है और जेनिस के पैर वापस आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी। हाँ, पर जेनिस के लिए ये खुशी से ज्यादा उलझन लाता है। वो सोचने लगती है कि क्या ये सच में आशीर्वाद है या उसकी पहचान, उसकी जो ताकत थी वो उससे छीन ली गई है। उसे लगता था कि उसकी पहली वाली स्थिति ज्यादा शक्तिशाली थी। ये तो बहुत ही अजीब दुविधा है। इसी कश्मकश में वो एक पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला करती है।
वो सोचती है कि वो अपने ठीक हुए पैरों का उपहार लौटा देगी, शायद किसी और को इसकी ज्यादा जरूरत हो। लेकिन वहां भी कुछ होता है ना? हाँ, वहाँ देवदूत बराकियल के ही आने के दौरान वो हेवेंस लाइट की चपेट में आ जाती है, वही खतरनाक रोशनी। ओ नहीं, नील की तरह? हाँ, और वो बुरी तरह से शारीरिक रूप से विकृत हो जाती है और अपनी दृष्टि भी खो देती है। हे भगवान। इस हादसे के बाद उसका संदेश पूरी तरह बदल जाता है। अब वो मुश्किलों पर जीत पाने की बात नहीं करती, बल्कि ईश्वर की जो समझ से परे प्रकृति है, जो अबूझ है, उस पर जोर देती है। अब तीसरा किरदार ईथन मीड, उसका क्या रोल है सब में? ईथन मीड एक धार्मिक माहौल में पला बड़ा था, लेकिन उसे हमेशा ईश्वर से सीधे एक व्यक्तिगत संपर्क की चाहत थी। अच्छा। वो जैनिस के पैरों के ठीक होने का गवाह बनता है। ओह, तो वो वहीं था। हाँ, और फिर वो जैनिस के साथ उन सहायता समूहों में जाने लगता है, देवदूतों के आने के पैटर्न पर रिसर्च करता है। वो जैनिस को तीर्थ यात्रा के लिए प्रोत्साहित भी करता है। और पवित्र स्थल पे वो नील से भी मिलता है? जी हाँ, और वो नील को लाइट सीकिंग के खतरों के बारे में चेतावनी भी देता है। लेकिन नील मानता नहीं है। नहीं, ईथन फिर नील की मौत और उसके नरक भेजे जाने का और जैनिस के उस भयानक बदलाव का दोनों का साक्षी बनता है। ये सब देखकर उस पे क्या असर होता है? इन सब घटनाओं को देखकर वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और एक उपदेशक बन जाता है, लेकिन उसका संदेश बहुत कठोर है, सीधा है। क्या कहता है वो? वो कहता है, ईश्वर से बिना शर्त प्रेम करो और पीड़ा सहने को तैयार रहो। ईश्वर जरूरी नहीं कि इंसानी पैमानों पर न्यायपूर्ण हो या दयालु हो, और इसी बात को समझना, इसी अबूझपन को स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। तो ये कहानियां हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे ये ईश्वरीय हस्तक्षेप, ये चमत्कार तो लाता है, पर अक्सर विनाशकारी होता है और काफी बेतरतीब सा लगता है। हाँ बिल्कुल, इलाज भी हो रहा है, मौतें भी हो रही हैं, संपत्ति का नुकसान भी, कोई पैटर्न नहीं दिखता, और पात्र लगातार विश्वास और संदेह के बीच झूलते रहते हैं। ईश्वर के इरादे क्या हैं? ये आशीर्वाद है या सजा? और ईश्वर से प्रेम का सवाल, क्या ये सशर्त होना चाहिए जैसे नील ने शुरू में सोचा, या बिना शर्त जैसा उसे अंत में महसूस हुआ? और फिर भी बिना शर्त प्रेम भी स्वर्ग की गारंटी नहीं देता। नील का उदाहरण हमारे सामने है। नरक यहाँ ईश्वर की अनुपस्थिति है, स्वर्ग है, पर वहां पहुंचने का रास्ता खतरनाक हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत ईश्वर और इंसानियत के बीच एक बहुत ही जटिल और अक्सर विरोधाभासी रिश्ता दिखाते हैं। हाँ, जहाँ चमत्कार दर्द दे सकते हैं, प्रेम का इनाम वो नहीं होता जिसकी उम्मीद की जाती है, और नर्क ईश्वर की गैर मौजूदगी का एहसास है, न कि कोई बाहरी यातना। और आखिर में एक विचार जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो ईथन मीड का निष्कर्ष है। बिल्कुल, सच्ची भक्ति की वो कठिन प्रकृति, ईश्वर से प्रेम करना चाहे कुछ भी हो जाए, ये जानते हुए भी कि वो हमारी न्याय और दया की परिभाषाओं में हमेशा फिट नहीं बैठेगा। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। Now, Story 8 Liking What You See, a documentary. नमस्कार, आज हम पेम्बल्टन यूनिवर्सिटी में चल रहे एक बहुत ही अनोखे मुद्दे पर बात करेंगे। जी। ये है कैलिग्नोसिया या कैली। सुना है आपने इसके बारे में? हाँ, काफी चर्चा में है ये। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोग चेहरों की सुंदरता या बदसूरती में फर्क नहीं कर पाते, और कमाल की बात यह कि कुछ छात्र इसे सभी नए आने वाले छात्रों के लिए जरूरी बनाने की मांग कर रहे थे। हाँ, ये मांग उठी थी। हमारे पास इस पर काफी कुछ है, छात्रों के इंटरव्यू, एक्सपर्ट्स की राय, रिपोर्ट्स। तो आज की चर्चा का मकसद है इस पूरी बहस के अलग अलग पहलू समझना। बिल्कुल, देखते हैं कि मामला क्या है। तो सबसे पहले ये कैलिग्नोसिया, ये है क्या असल में? आपने बताया कि सुंदरता ना पहचान पाना, और इसे किसी टेक्नोलॉजी से, किसी हेलमेट या चश्मे से, स्पेक्स कहते हैं शायद। हाँ, स्पेक्स या न्यूरोस्टैट हेलमेट, ये एक तरह का एसोसिएटिव एग्नोसिया है। एसोसिएटिव एग्नोसिया मतलब आप चेहरा देखते हैं, पहचानते भी हैं, पर वो जो सुंदरता या बदसूरती वाली फीलिंग होती है ना, वो गायब हो जाती है। अच्छा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दिमाग के उन सर्किट्स को शांत कर देता है जो हम साथी चुनते वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये वो हिस्से हैं जो साफ स्किन या सिमेट्री जैसे बायोलॉजिकल सिग्नल पढ़ते हैं। ओहो, तो ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं, ये तो हमारे दिमाग के गहरे सिस्टम पर असर डालता है। बिल्कुल, इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो फिर ये जो ग्रुप है, स्टूडेंट्स फॉर इक्वालिटी एवरीवेयर,
या CSE ये क्यों चाहते थे कि इसे सब पर लागू किया जाए? देखिए, उनका मेन तर्क था लुकिज्म के खिलाफ। अच्छा। मतलब जो दिखावे के आधार पर भेदभाव होता है ना, हाँ, लुकिज्म। उसको खत्म करना। उनका मानना था कि अगर सुंदरता का फैक्टर हटा दें तो लोग एक दूसरे को उनके असली गुणों, उनके व्यक्तित्व से जानेंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है, एक तरह से ज्यादा बराबरी वाला समाज बनाने की कोशिश। हाँ, यही सोच है। और ये कोई बिल्कुल नई सोच भी नहीं है। रिचर्ड हैमिल ने सेब्रुक स्कूल इसी आइडिया पर शुरू किया था, बच्चों को इस दिखावे वाली संस्कृति से बचाने के लिए। अच्छा। मारिया डिसूजा, जो SEE के प्रेसिडेंट हैं, वो मानती हैं कि कैली से लोगों का असली चेहरा, मतलब असली स्वभाव सामने आता है। और वॉल्टर लैम्बर्ट तो इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कौन है? नेशनल कैलिग्नोसिया एसोसिएशन वाले। हाँ, वही। वो सुंदरता को एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस कहते हैं। सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, ये क्या होता है? मतलब एक ऐसी चीज जिसकी हमें लत लग सकती है, जैसे कोई नशा, जरूरत से ज्यादा असरदार। तो उनके लिए कैली इस लत से, इस आकर्षण के दबाव से बचने का एक तरीका है। सुंदरता की लत, इंटरेस्टिंग है। पर जाहिर है इसके विरोध में भी आवाजें होंगी। अरे बिल्कुल, काफी लोग इसके खिलाफ है। प्रोफेसर डैनियल टैगलिया जैसे लोग कहते हैं कि ये लोगों को बच्चा समझना है, पॉलिटिकल करेक्टनेस जरूरत से ज्यादा हो गई है। वो कहते हैं भाई, सुंदरता को सराहने की क्षमता तो इंसान का हिस्सा है, उसे क्यों छींगा। और एनिका लिंडस्ट्रॉम जैसी छात्राएं हैं जो साफ कहती हैं कि उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनके लुक्स नोटिस करते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और सिर्फ पर्सनल पसंद के अलावा भी तो चिंताएं होंगी। बहुत सारी, जैसे आर्ट पर, डिजाइन पर इसका क्या असर होगा, क्या हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, फिर टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का डर। हाँ, वो तो हमेशा रहता है। सोचिए, न्यूरोस्टेट जैसी चीज से किसी के विचार प्रोग्राम किए जा सकते हैं, या कोई कंपनी या पॉलिटिकल ग्रुप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो पैन वाला मामला याद है? PEN, पीपल फॉर एथिकल नैनो मेडिसिन। हाँ, बाद में पता चला कि पीछे कॉस्मेटिक कंपनियों का पैसा लगा था। ओहो, मतलब नियत पर भी सवाल उठ सकते हैं। और कुछ छात्र जैसे एडेश सिंह, उनका तर्क भी है कि कैली से भेदभाव खत्म नहीं होगा, बस उसका आधार बदल जाएगा। हाँ, शायद आवाज पर हो, कपड़ों पर हो, किसी और चीज पर। बिल्कुल, जैसा एक छात्र ने कहा भी था, मैच्योरिटी का मतलब मतभेदों को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ जीना सीखना है। ये सारी बातें, ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी टेमरा लायंस के केस में दिखती है। वो छात्रा जिसने इसे इस्तेमाल किया था। हाँ, टेमेरा का अनुभव बहुत कुछ कहता है। जब उसने सालों बाद केली हटवाया तो उसे दुनिया बहुत अलग लगी। सुंदरता का एहसास बहुत तेज था, उसके रिश्तों पर भी असर पड़ा। लेकिन फिर उसने पेन का वो डिजिटल रूप से मैनिपुलेटेड वीडियो देखा और उसे लगा कि सुंदरता का इस्तेमाल तो लोगों को धोखा देने के लिए हो रहा है। तो वो फिर से केली अपनाने का सोचने लगी। देखिए, यही दिखाता है कि ये सिर्फ कोई थियरी की बहस नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मसला है। बिल्कुल। कुछ छात्र थे जैसे वॉरेन डेविडसन, जिन्हें अपनी शक्ल सूरत को लेकर जो झिझक थी, उससे केली लगाकर राहत मिली। अच्छा। वहीं जोलिन कार्टर मानती थी कि सुंदर होने की वजह से लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, पर कैली के साथ उन्हें इस बात से राहत थी कि ये बर्ताव सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं था। तो आखिर में पेम्बल्टन में हुआ क्या? वोटिंग हुई थी ना? हाँ, वोटिंग हुई और छात्रों ने इसे खारिज कर दिया। करीब 64% विरोध में थे, 36% पक्ष में। अच्छा, तो ये लागू नहीं हुआ? नहीं, और ऐसा माना जाता है कि पेन की जो प्रवक्ता थी रेबेका बोयर, उनके भाषण का इसमें बड़ा रोल था। शायद उसे डिजिटल तरीकों से और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया था। कमाल है। मतलब सुंदरता के मैनिपुलेशन को रोकने की पहल शायद खुद उसी तरह के मैनिपुलेशन का शिकार हो गए, कह सकते हैं। लेकिन मारिया डिसूजा मानती हैं कि चलो वोट हार गए, पर इस बहस ने कम से कम लुक्स के असर पर एक जरूरी बातचीत तो शुरू की है। ये बात तो है। और भविष्य में हो सकता है स्पेक्स जैसी टेक्नोलॉजी आम हो जाए, जिसे लोग मर्जी से ऑन ऑफ कर सकें। हाँ, ये मुमकिन है। पर वॉल्टर लैम्बर्ट जैसे लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं सुंदरता के इस सुपर नॉर्मल स्टिमुलस और डिजिटल दुनिया में इसके बढ़ते गलत इस्तेमाल को लेकर। तो पेम्बल्टन की कहानी हमें ये दिखाती है कि बराबरी, पर्सनल अनुभव और टेक्नोलॉजी, इनके बीच का संतुलन कितना मुश्किल है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हमें सामाजिक समस्याओं से लड़ने के नए तरीके दे सकती है, पर हर तरीका नैतिक रूप से सही हो ये जरूरी नहीं। इसके असर, इसके नतीजे, इन पर सोचना बहुत जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी तकनीक आए जो सुंदरता की पहचान को पूरी तरह खत्म न करे, बल्कि सिर्फ उसके असर को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करने का कंट्रोल दे, तो क्या वो समाज के लिए एक बेहतर समाधान हो सकता है?
बहुत बहुत शुक्रिया हमारी स्टोरीज ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स की ऑडियो बुक सुनने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने में मदद मिलेगी। आप अगली ऑडियो बुक कौन सी सुनना चाहेंगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।